तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विद प्ले जीके जीएस में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास की जियोग्राफी की, जिसमें हमने पहली क्लास में बात किया था बेसिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की एक बेसिक जियोग्राफी के बारे में, और दूसरी क्लास में हमने ग्लोब अक्षांश देशांतर एवं समय निकालने के बारे में सीखा कि दोस्तों हम लोग समय कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आज आप देख रहे हो जैसे हमने टॉपिक लिख रखा है कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे अधिकार किया। दोस्तों, अपने जीएस को अगले क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपके लिए दोस्तों हमने एक अलग से टॉपिक लिया है जो कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे अधिकार किया। तो आइए दोस्तों हमसे देखते हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो आइए दोस्तों, हम आज का अपना ज़्यादा लेट ना करते हुए अपना सेशन शुरू करते हैं और बात करते हैं कि दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर कैसे अधिकार किया। दोस्तों, एक ऐसी टॉपिक है जो पता होना चाहिए आपको कि हमारा जो देश है 150-200 साल से ज़्यादा अंग्रेजों की गुलाम रहा, अंग्रेजों का उपनिवेश बना रहा। तो दोस्तों आखिर इन्होंने कैसे किया। आइए दोस्तों, आज हम इसी की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सन 1707 ईस्वी की। कब की दोस्तों? सन 1707 ईस्वी की। सन 1707 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जब दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है तो मुगल शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। मतलब दोस्तों जो मुगल शक्ति अभी तक इतने सालों से राज कर रही थी, अब वो धीरे धीरे एकदम पूरी तरह वीक हो जाती है। अब दोस्तों जब मुगल शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है तो अब आने वाले जो इसके औरंगजेब की डेथ के बाद जो राजा होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, तो सत्ता को संभाल नहीं पाते। इस समय क्या होता है दोस्तों, इसमें जो प्रांतीय राज्य, इसमें दोस्तों प्रांतीय राज्य हमारे जो होते हैं ये दोस्तों प्रांतीय राज्य उभरने लगते हैं। प्रांतीय राज्य में जैसे बात करते हैं दोस्तों कि अवध एवं बंगाल, मराठा दोस्तों, और जो भी ऐसे प्रांतीय साम्राज्य थी ये उस समय अपनी सत्ता को खुद ही संभालने लगे। इस समय हमारा जो मुगल बादशाह थे वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम के बादशाह रह गए, और जो प्रांतीय राज्य थे अवध, बंगाल, मराठा दोस्तों ये लोगों ने अपना खुद, और जैसे हैदराबाद हो गए, निजाम हो गए, ये सारे के सारे अपना खुद सत्ता संभालने लगे। और जब दोस्तों ये लोग खुद सत्ता संभालने, इसी समय क्या हुआ कि इसी समय दोस्तों यूरोप में, कहाँ पे दोस्तों? यूरोप में। तो दोस्तों इसी समय यूरोप में देशों में जो वीकनेस देश थे उन पे उपनिवेश बनाने के लिए, उन पे अधिकार करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, किसके दोस्तों बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लगातार युद्ध लड़े जा रहे थे। दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में लगातार युद्ध लड़े जा रहे थे। अब क्या हुआ दोस्तों कि अंग्रेज जो थे ये इससे पहले ही भारत में आ चुके थे, ये भारत में व्यापार कर रहे थे, पर इन्होंने जब देखा कि पूर्णतया जो मुगल बादशाह की शक्ति है वो क्षीण हो गई है, ये अन्य राज्य उभरने लगे हैं, तो दोस्तों ये जो आपस में छोटे छोटे हमारे यहाँ के राज्य थे इनमें यूनिटी या एकता नाम का कुछ भी चीज़ नहीं था। ये हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कभी इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता था, भाई भाई से युद्ध करता था। तो इनमें दोस्तों उत्तराधिकार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लगातार दोस्तों यहाँ भारत में युद्ध होता रहता था। एक राजा से जब लड़ाई होती थी दूसरा मतलब कहता था हमसे क्या मतलब है, तो लगातार इस तरह से ये लोग आपस में लड़ते रहे। और दोस्तों इन्हीं के युद्धों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उस समय दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही इंडिया में मौजूद थे और भी, लेकिन जो ज़्यादा एक मजबूत या फिर जो बोल सकते हैं जो बड़े रूप में थे ये हमारे अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। कौन दोस्तों? ये हमारे दो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उस समय। दोस्तों क्या हुआ कि ये अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते थे, इन्हें मतलब अपना विस्तार करना था भारत में, इन्हें भारत में अपना व्यापार करना था, और ये भारत पे कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूर्णतः अधिकार करना चाहते थे ये दोनों।
तो दोस्तों ये दोनों अधिकार करना चाहते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जैसे अब ये अवध के लोग हैं, ये बंगाल पे आक्रमण करेंगे, बंगाल के लोग जो मराठा पे या जो भी ऐसे हैं, तो ये क्या करते थे, ये अपने सैनिक इनको दे देते थे। और ये जो मराठा लोग या फिर जो भी प्रांतीय लोग थे, ये जरा सा भी हिचकिचाते नहीं थे कि हम बाहरी देशों की मदद क्यों लें, हम आपस में क्यों लड़े। तो ये कब्जा करने के लिए, अपने उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे से करते थे दोस्तों, एक दूसरे से लड़ते थे और इन लड़ाइयों में बाहर के सैनिकों का सहायता लेते थे। अब जब दोस्तों जब बाहर के जो भी हमारे सैनिक थे, अंग्रेज या फ्रांसीसी, तो जब उनसे सहायता लेके ये युद्ध लड़ते थे और ये युद्ध जीत जाते थे। और जब ये युद्ध जीत जाते थे दोस्तों, तब ये उनको बहुत सारी धनराशि भेंट में देते थे। क्या करते थे दोस्तों, अब ये बहुत, आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों क्या करते थे। ये बहुत सारी धनराशियाँ भेंट में देते थे। ये क्या करते थे, ये अंग्रेजों को या फिर फ्रांसीसियों को बहुत सारी धनराशियाँ देते थे। अब दोस्तों धनराशियाँ, तो इससे क्या, इससे वो अपना व्यापार बहुत ज़्यादा मजबूत कर ले रहे थे। वो दोस्तों व्यापार तो व्यापार कर रहे थे, इनसे जागीरें भी भेंट में लेते थे। वो दोस्तों क्या करते थे, युद्ध में जब ये जीत पाते थे, इनसे एक जिले, एक गांव, इस तरह से जागीरें ले लेते थे। अब दोस्तों जहाँ पे अंग्रेज या फ्रांसीसी जहाँ पे जागीरें पा जाते थे दोस्तों, वहाँ पे लगान एवं कर स्वयं वसूलते थे। ये लगान एवं कर जो दोस्तों होते थे किसान से, ये जो फ्रांसीसी लोग थे या फिर अंग्रेज सैनिक थे दोस्तों खुद वसूला करते थे। अब दोस्तों ये लगान एवं कर वसूलते दोस्तों क्या करते थे, अपने जब इनके पास व्यापार होने लगा, पैसा बढ़ने लगा, तो इन्होंने जगह जगह पे अपनी किलेबंदी कर ली। अब किलेबंदी मतलब, तो हाँ दोस्तों, इन्होंने जगह जगह पे अंग्रेजों ने या फ्रांसीसियों ने किले बना लिए, अपने किले बना लिए, खुद व्यापार करने लगे। दोस्तों अब अंग्रेज सोचते थे कि हम फ्रांसीसियों को बाहर निकाल दें, और जो फ्रांसीसी लोग सोचते थे कि हम अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाल दें और सारा का सारा मुनाफा हमें कमाएं। दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सन 1746 से दोस्तों 1763 ईस्वी के बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। कितने दोस्तों, 3। और कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और अंततः दोस्तों फाइनली क्या हुआ, जो हम फ्रांसीसी थे ये फ्रांसीसी हार गए। अंततः दोस्तों ये जो हमारे फ्रांसीसी थे ये फ्रांसीसी हार गए। अब दोस्तों जब फ्रांसीसी लॉस हो गए या जो फ्रांसीसी हार गए, तो इनका केवल व्यापार तक ही रह गया। अब ये कब्जा करने का नहीं सोचते थे। किस तरह दोस्तों, ये हमारे जो राजा थे, जो प्रांत थे, अवध, बंगाल, मराठा, जो भी थे, उड़ीसा, ये सब आपस में लड़ते थे। तो जब ये लोग आपस में लड़ते थे, इन्हीं का फायदा उठाते थे विदेशी लोग। और जिसमें विदेशी लोग फायदा उठाए तो उनसे जागीरें लेते थे। अब ये धीरे धीरे अपना अपना किलेबंदी करने लगे जगह जगह पे। अब दोस्तों ये जगह जगह जहाँ किलेबंदी करने लगे, वहाँ का खुद ही कर वसूलते थे। यहाँ पे राजा का कोई अधिकार नहीं रह गया। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि जब फ्रांसीसी चले जाते हैं, तो फाइनली दोस्तों 1763 से 3 युद्ध लड़े जाते कर्नाटक के, तो अब फ्रांसीसी आ जाते हैं। जब अंग्रेजों को क्या रह गया दोस्तों, अब अंग्रेजों को केवल भारत पे कब्जा करना रह गया, यहाँ के जो नवाब थे उन पे कब्जा करना रह गया। अब दोस्तों क्या होता है कि जब ये फ्रांसीसी लोग, ये अंग्रेज लोग जो थे दोस्तों, जब ये जहाँ पे जागीरें ले लेते थे, जहाँ पे अपना किले बना लेते थे, जहाँ पे वसूली करते थे, वहाँ पे किसानों को इतना बुरी तरह हाल हो गया। तो जब राजाओं लोगों ने इसका विरोध किया कि आप इस तरह कर नहीं ले सकते, ऐसा जब राजाओं ने विरोध किया दोस्तों, तो उन्होंने सीधा और सीधा ये लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि इन्होंने अपने किले बना लिए थे, अपने सैनिक बुला लिए थे, सब कुछ कर लिए थे। और जो इनके सैनिक थे और इन्हीं के सैनिक पे ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, और ये इसका जागीर लेता था, इसको, तो ऐसे होता रहता था। तो दोस्तों इसी के बाद क्या होता है कि सन 1756 ईस्वी में दोस्तों, यहाँ से बात सुनेगा बहुत ध्यान से, कि सन 1756 ईस्वी में दोस्तों 9 अप्रैल सन 1756 ईस्वी में दोस्तों 9 अप्रैल सन 1756 ईस्वी में क्या होता है कि बंगाल का नवाब, दोस्तों कौन, बंगाल का नवाब, जिसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था, अलीवर्दी खां। दोस्तों 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब अली वर्दी खां, दोस्तों इसकी हो जाती है मृत्यु। जब इसकी डेथ हो जाती है दोस्तों सन 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की दोस्तों हो जाती है मृत्यु। तो दोस्तों इसका पुत्र, जिसका नाम होता था मिर्जा मोहम्मद
सिराजुद्दौला। अली वर्दी खां का पुत्र दोस्तों मिर्जा मोहम्मद, कौन दोस्तों, मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, ये दोस्तों मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला सन 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा आई होप, और आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम आज बात करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे अधिकार किया। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए, आखिर हम इतने दिन तक गुलाम रहे तो रहे कैसे रहे, हमारी कमियां क्या रही। दोस्तों हम इसके बाद देखते हैं कि जब 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, इसका जो पुत्र मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला जो था ये नवाब बनता है। दोस्तों जब ये नवाब बनते हैं मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, तो क्या होता है दोस्तों कि इन्हें शुरू में ही बाहरी और जो इनके जो भी विरोधी लोग थे, जो भी इनके दुश्मन थे, इनका तुरंत ही सामना करना पड़ता है। तो और इनके जो हमारे भारत में गद्दारों की तो कमी नहीं है, तो इनके जो भी अमीर लोग थे, जो नवाब लोग थे, ये भी विरोध करते। तो इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। दोस्तों इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। और दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने अपनी किलेबंदी शुरू कर दी। कलकत्ता में इन्होंने अपनी किलेबंदी शुरू कर दी। मतलब शुरू इन्होंने दोस्तों बहुत पहले से कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे कर रहे तो इन्हें अंग्रेज कलकत्ता में एक बड़े पैमाने पर अपनी किलेबंदी कर दी। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता पे किलेबंदी कर दी, अपने सैनिक रखने लगे, अपने सैनिकों को पूर्णतः शिक्षण देने लगे। तो दोस्तों क्या हुआ, जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली, जब ये बात दोस्तों सिराजुद्दौला को पता चली, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि हमारे राज्य में, हमारे घर में कोई अन्य बाहरी शक्ति आए और अपना सैनिक रखे, अपना किलेबंदी कर ले, सब कुछ शस्त्र के दम पे व्यापार करे, तो ये बात इसको नहीं अच्छा लगी। तो इसने क्या किया, इसने इनके ऊपर मतलब इन्हें कहा कि आप ऐसा मत करिए। इन्होंने इसका विरोध किया। कि दोस्तों जब इसका विरोध किया तो उन्होंने जो उसका फैसला दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका फैसले को माना नहीं। उन्होंने नहीं माना, कौन, अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने दोस्तों नहीं माना, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, अपने सैनिकों को लेके कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर आक्रमण किया, तो उसने कलकत्ता तो विजय कर ली, यहाँ पे सिराजुद्दौला ने विजय प्राप्त कर ली। पर दोस्तों क्या हुआ, जब इस बात को रॉबर्ट क्लाइव को पता चली, रॉबर्ट क्लाइव उस समय दोस्तों चेन्नई में था। जब रॉबर्ट क्लाइव को इस बात को पता चली दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव, दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जब उस समय चेन्नई में था, और जब इसे पता चली कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया है, तो इसने अपना नौसैनिक बेड़ा लेके कलकत्ता पे चढ़ाई कर दिया। दोस्तों इसने अपना नौसैनिक बेड़ा लिया और कलकत्ता पे चढ़ाई कर दिया। नौसैनिक बेड़ा लेके कलकत्ता पे चढ़ाई किया। दोस्तों जब ये कलकत्ता पे चढ़ाई किया, तो उस समय इसने कलकत्ता को जीत लिया। अब किसने जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को फिर से जीत लिया, अर्थात अंग्रेजों ने फिर से कलकत्ता पर विजय कर ली। और दोस्तों जब कलकत्ता पर विजय कर ली, तो क्या हुआ, जो नवाब सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि होती है। दोस्तों उस संधि की नाम थी अलीनगर की संधि। किसकी संधि दोस्तों, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। दोस्तों ये अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। दोस्तों अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। तो इस संधि का दोस्तों नियम क्या था, तो इस संधि के तहत होता ये है कि जो अंग्रेज थे, इन्हें बंगाल बिहार में बिना कर के व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अलीनगर की संधि दोस्तों 9 फरवरी 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव एवं नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि दोस्तों ये बंगाल, बिहार, इस बंगाल बिहार में दोस्तों क्या कर सकते थे, इससे अगल बगल जो और इलाके थे वहाँ पे बिना कर के, ये बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे। तो दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो इतने से संतोष नहीं हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को लगा क्यों ना हमें पूरा अब मतलब अब ये लोग दोस्तों, इनका पूरा अधिकार हो गया था कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो पूरे भारत को ही कब्जा करना चाहते थे, और उसी का एक स्टार्ट ये लोग कर चुके थे। तो ये दोस्तों हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ
कि जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अली नगर की संधि हुई, उसके तहत इन्हें बंगाल एवं बिहार में बिना कर के व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो दोस्तों उसी समय सिराजुद्दौला जो था, इसी का एक सिराजुद्दौला का दोस्तों सेनापति था। जो सेनापति था उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था मीर जाफर। इनका जो सेनापति था सिराजुद्दौला, इनका नाम था मीर जाफर। दोस्तों ये खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था। ये जो मीर जाफर थे दोस्तों, क्या बनना चाहते थे? बंगाल का नवाब बनना चाहता है। इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? मीर जाफर को मिला लिया और इसे ऑफर दिया कि आप हमारा साथ दो सिराजुद्दौला को पराजित करने में, और हम आपको बनाएंगे बंगाल का नवाब। और ये लालची मिल गया उन्हीं के साथ। और इसी के साथ सिराजुद्दौला के जो अमीर थे, या जो उनके कुछ अमीर जो थे, जैसे उस समय अमीचंद्र, राय दुर्लभ, जगत सेठ। तो दोस्तों उस समय के अमीर, ये जो मतलब क्या थे, ये जो सिराजुद्दौला के साथ थे, अमीचंद्र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, इन सभी लोगों ने धोखा दिया। और इन सभी लोगों ने धोखा देके अंग्रेजों के साथ मिल गया। ये दोस्तों क्या हुई? अंग्रेजों के साथ आ गए। अब जो दोस्तों ये लोग जब अंग्रेजों के साथ आ गए, तो आगे क्या होता है कि जो अली नगर की संधि हुई थी ना दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है? रॉबर्ट क्लाइव एक पत्र लिखता है और जो सिराजुद्दौला के बीच भेजता है, और उस पर आरोप लगा देता है कि आपने अली नगर की संधि का क्या कर दिया है? उल्लंघन। कहता है कि आपने संधि का उल्लंघन किया है। और जब इस बात को वो कहता है, और इस कह के इनके राजधानी, उस समय सिराजुद्दौला की राजधानी होती थी दोस्तों मुर्शिदाबाद। तो ये मुर्शिदाबाद की ओर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। ये केवल दोस्तों झूठा आरोप लगाता है, क्योंकि इसको पता होता है कि मीर जाफर जो इनका सेनापति, वो लड़ेगा नहीं, और सिराजुद्दौला हो जाएंगे अकेला, और इस तरह हो जाएंगे पराजित। तो ये मुर्शिदाबाद की ओर आक्रमण करने के लिए पता है। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है दोस्तों कि वो रॉबर्ट क्लाइव अपने सैनिकों के लेके मुर्शिदाबाद की ओर चढ़ाई कर दिया है, तो ये भी अपने सैनिक इकट्ठा करते हैं और चल देते हैं, उनका विरोध करने, प्रतिरोध करने निकल पड़ते हैं। और जब दोस्तों ये 23 जून सन 1757 ईस्वी को प्लासी में सामना होता है रॉबर्ट क्लाइव। ये दोस्तों नदिया जिले के भागीरथी के किनारे पे है। कहाँ पे दोस्तों? नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे में प्लासी के 23 जून सन 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सामना होता है। दोस्तों जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए अपने मीर जाफर सेनापति को आदेश दिया, दोस्तों सेनापति जो मीर जाफर था वो सामने खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो इससे क्या होता है? इससे सिराजुद्दौला को पता चलता है, उसे एहसास होता है या फील करता है कि जो मीर जाफर है ये मिल चुका है, इसने इनके साथ क्या कर दिया? ये विश्वासघात कर दिया है। और जब ये बात पता चलती है सिराजुद्दौला को दोस्तों, ये तब ये अपनी सेना को छोड़ के भागने लगता है। जब ये सेना को छोड़ के भागने लगता है दोस्तों, तो उस समय इनकी सेना में पूरी तरह हड़बड़ी मच जाती है कि जब सरदार ही मतलब जब राजा भाग गया तो सैनिक क्या करेंगे या प्रजा क्या करेगी। तो दोस्तों राजा भागना चाहे, सिराजुद्दौला जी भागना चाहे, पर ये भाग नहीं पाते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है। और मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम था मीरन, ये दोस्तों मीर जाफर का पुत्र मीरन क्या करता है? सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। अब दोस्तों जब सिराजुद्दौला की हत्या हो गई तो ये अंग्रेज लोग मीर जाफर को जो वादा दिए थे कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, उसके तहत बना देते हैं बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब दोस्तों कौन बन गया? अब दोस्तों बंगाल का नवाब की बात की जाए तो जो हमारा बंगाल का नवाब है वो दोस्तों बन गए हैं मीर जाफर। दोस्तों बंगाल का नवाब बन गए मीर जाफर। पर अब क्या होता है दोस्तों, आप ही सोचिए, जिनको पूरे देश पे कब्जा करने का विचार बना लिया है, उन्होंने खुद से मतलब तुमसे धोखेबाजी करा के दूसरों को हराया, तो तुम्हें रहने देंगे? तो वो लोग तो उन्हें भी नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों यहाँ यही कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को पूर्णतः अपने हाथ का कठपुतली बना रखा। अंग्रेज को जो भी एजेंट थे वो पूर्णतः बहुत सारे पैसा इधर उधर करते थे, और इस तरह क्या हुआ दोस्तों कि जो मीर जाफर का राजकोष था वो दोस्तों पूरी तरह खाली हो गया।
ये लोग जहाँ पे ये ले लेते थे, भेंट ले लेते थे। मिर्जा जाफर जब राजा बना, इन्हें बहुत सारी जागीरें प्रदान की थी कि हमें नवाब बनाया, तो बहुत खुश होकर कि उसने हमें बनाया है, तो इन्हें बहुत सारी जागीरें प्रदान की। अब जहाँ जहाँ जागीरें प्रदान की, किसानों से सारा कर सारा लगान ये अंग्रेज वसूलते थे। सारा कर सारा लगान जो भी होता था दोस्तों, ये अंग्रेज वसूला करते थे। तो इस तरह जब और मीर जाफर से और सारे आय लेते थे, तो मीर जाफर जब पूर्णतः राज कोष खाली हो गया, असमर्थ हो गया उनकी जरूरतों को पूरा करने में। ये क्या हो गया दोस्तों, ये असमर्थ हो गया उनकी जरूरतों को पूरा करने में। तब ये सोचने लगा किस तरह से इनसे छुटकारा पाया जाए। तो इसी तरह दोस्तों बीतते बीतते 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल तक ये शासन पे रहता है। सन 1760 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद जिसका नाम होता है मीर कासिम, अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद दोस्तों मीर कासिम को क्या करते हैं, बना देते हैं बंगाल का नवाब। अब दोस्तों मीर जाफर का दामाद जो मीर कासिम को बना दिया अंग्रेजों ने नवाब। अब दोस्तों क्या होता है, जब मीर कासिम भी बनता है नवाब, तो इसने भी क्या जागीरें और धन दौलत अंग्रेजों को देता है। लेकिन दोस्तों ये धन दौलत और जागीरें देता है, लेकिन ये अंग्रेजों को देख रहा होता है, तो इसे ये मतलब ये थोड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसे बारे में पता थी, अंग्रेजों को भाप लेता है। तो ये अपनी शुरुआत और खुद की किलेबाज मतलब सबसे पहले दोस्तों इसने क्या किया, इसने जो अभी तक राजधानी मुर्शिदाबाद चली आ रही थी, इसने क्या किया दोस्तों, इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के आधुनिक जो मुंगेर है बिहार में, ये अपनी राजधानी मुंगेर में ले जाता है। और इस मुंगेर में ले जाके दोस्तों, कहाँ, मुंगेर बिहार में, इसकी करा देता है दोस्तों किलेबंदी। अब ये दोस्तों मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है और वहाँ पे पूर्णतः कराता है किलेबंदी। और दोस्तों इसने जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने अपने सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया। इसने अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया अपने यहाँ के सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए। और इसने अपना सेनापति जो चुना था, ये जर्मन नामक एक व्यक्ति था जिसका नाम था समरू। जर्मन नामक एक अधिकारी समरू को इसने अपना सेनापति बनाया मीर कासिम ने। और इसने दोस्तों यहाँ तक कि अंग्रेजों के व्यापार पे भी विरोध लगाया, पाबंदी लगाया। तो जब इसने अंग्रेजों पर ही विरोध किया मीर कासिम ने, तो अंग्रेज इससे अब रुष्ट हो गए। तो अब इन्हें क्या करते थे, इन्होंने सोचा कि अब हम हटा देते हैं मीर कासिम को। और मीर कासिम को हटा के दोस्तों मीर कासिम से पुनः किसको लाएंगे, मीर कासिम को हटा कर पुनः मीर जाफर को फिर लाएंगे, जिसका दामाद था मीर कासिम। अब इसे ये फिर मीर जाफर को लाने की सोचे अंग्रेजों, क्योंकि जो वो था उसके एकदम हाथों का कठपुतले बना लिए थे और उस पर पूर्णतः राज करते थे। तो ये बात दोस्तों मीर कासिम को जरा भी अच्छी नहीं लगी कि अब हमसे फिर राज लेके मीर जाफर को दिया जाएगा। अब दोस्तों जब उन्हें नहीं बनाया तो वो हटा भी सकते हैं, इसमें क्या है। तो उन्होंने जब मीर जाफर को सुना तो उसने अपनी सेना तैयार की। और उसने जब अब मीर कासिम ने अपनी सेना तैयार की और इसने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। अब दोस्तों जब मीर कासिम ने युद्ध लड़ा अंग्रेजों से, तो दोस्तों क्या हुआ कि ये पूरी तरह पराजित हो गया। ये दोस्तों जो मीर कासिम था ये पूरी तरह पराजित हुआ। और जब ये दोस्तों पराजित हुआ तो ये भाग के कहाँ पे आया, ये भाग के आया अवध में। ये अवध में आके शरण ली। और दोस्तों ये अवध में आके शरण ली, तो अब अवध के नवाब जिसका नाम था दोस्तों शुजाउद्दौला, अवध का नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला। अब दोस्तों अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं उसमें मुगल सम्राट जो था वो शाह आलम द्वितीय था। मुगल सम्राट दोस्तों उसमें जो था वो शाह आलम द्वितीय था। तो इन्होंने एक अपनी सैनिक गठबंधन बनाई, इन्होंने एक संयुक्त सेना बनाई। किसने शुजाउद्दौला ने और मीर कासिम ने और शाह आलम द्वितीय ने। अब ये दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अब अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों लड़ा जाता है बक्सर के। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूर्णतः भारत में तो मेन जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, उसे हम अभी आगे देखते हैं। तो अब लड़ा जाता है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों अगर बात कीजिए बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 22 से 23 अक्टूबर को लड़ा गया। दोस्तों क्या होता है,
इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता है उसका नाम, अंग्रेजों का जो दोस्तों नेतृत्व करता है उनका नाम होता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज लड़ते हैं बक्सर का युद्ध। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेक्टर मुनरो ये अंग्रेजों का नेतृत्व करता है और बक्सर के युद्ध में पूर्णतः ये तीनों लोग, अवध के नवाब जो सुजादुल्ला एवं शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह मीर कासिम, ये लोग भी हार जाते हैं। ये लोग जब पराजित हो जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो मीर कासिम होता है, मीर कासिम भाग जाता है छोड़ के। मीर कासिम दोस्तों मैदान छोड़ के क्या कहता है, भाग जाता है। जब ये भाग जाता है तो दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्होंने शाह आलम द्वितीय, अब दोस्तों क्या हुआ थी, पूर्णतः बक्सर के युद्ध में विजय पा ली। अब दोस्तों अगर आप जब बक्सर के युद्ध में विजय पाया तो बक्सर के युद्ध में न सिर्फ अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया बल्कि उन्होंने अवध के नवाब सुजादुल्ला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी पराजित किया। इस तरह अंग्रेजों के पास अवध पे भी पूरा कब्जा हो गया। उन्होंने मीर कासिम को हराया तो वहां पे भी अधिकार कर लिया। अब दोस्तों क्या करते हैं अंग्रेजों ने, मीर कासिम को हटा के फिर से लाते हैं दोस्तों किसको, मीर जाफर को लाते हैं। मीर कासिम को हटाते हैं, हम बंगाल का नवाब फिर से मीर जाफर को बनाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है अंग्रेजों को, और इसी के बाद दोस्तों सन 1765 ईस्वी में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था इनके बीच होते हैं दोस्तों इलाहाबाद की संधि। शाह आलम द्वितीय इनके बीच होती है दोस्तों इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि क्या होती, इलाहाबाद संधि की कुछ शर्तें थी, आइए दोस्तों वो जान लेते हैं। तो इलाहाबाद की जो संधि थी दोस्तों उसके सबसे पहले प्रथम शर्तें थी कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा के दोस्तों इन्होंने पूर्णतः इनको दीवानी प्रदान कर दी गई। अब जो भी कर होता था, जो भी जैसा होता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यही करते थे अंग्रेज लोग। और दोस्तों जो शाह आलम द्वितीय था उसे भी अभी वो मुगल सम्राट था, लेकिन वो केवल नाम का सम्राट रह गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे दीवानी पा गया। और अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए उस समय हर साल पेंशन देने का वचन दिया है, मतलब वादा किया। इनके शर्त में ये भी था कि ये 26 लाख रुपए इन्हें हर साल देंगे। और जो कि उसी समय मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था जिसमें संधि हुई थी, इसने 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में दिया। और दोस्तों क्या ये लोग हर साल देंगे, ये कभी नहीं देंगे। ये 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिया। और दोस्तों इलाहाबाद और कड़ा का जो दोस्तों एरिया था, इसका कुछ भाग अब सुजादुल्ला अवध से लेके, जो कि अवध में था, तो ये सुजादुल्ला से लेके अंग्रेजों ने दे दिया शाह आलम द्वितीय को। कौन दोस्तों, इलाहाबाद, जिसका आज हम प्रयागराज में जानते हैं, इलाहाबाद और कड़ा दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एरिया जो अवध में था, अवध के नवाब सुजादुल्ला से ले लिया। अवध के नवाब जो सुजादुल्ला थे उनसे लिया और किसे दे दिया, इसे दे दिया दोस्तों शाह आलम द्वितीय को। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसके अलावा जो भी बाकी बचे एरिया थे वो सिर्फ सुजादुल्ला के पास थे। लेकिन अब दोस्तों बात यह आती है कि जो शाह आलम द्वितीय होता है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का जो पुत्र होता है उसे अंग्रेज लोग जो भी पेंशन देने का वादा करते हैं उसको तो देते हैं, लेकिन उसके पुत्र पे क्या जब होता है तो उसको पूर्णतः उसके पेंशन को कर देते हैं बंद। अब दोस्तों इस तरह ये पेंशन बंद कर देते हैं। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आधा अवध है, आप बोल सकते अवध तक दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी हद तक पूरी तरह कब्जा कर लिया। सब कुछ इनके हाथ में था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनका जो भी फैसला होता था सब कुछ अब यही लेते हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद अभी तो पूरा भारत नहीं, जिससे अभी बहुत सारे एरिया थे, लेकिन हाँ इतना कब्जा हो गया। और अब शाह आलम द्वितीय नाम का बादशाह रह गया। और दोस्तों अब हम आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये सभी इनके यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध है। और इन सभी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, दोस्तों पूर्णतः कब्जा कर लिया।
अभी अब बाकी एरिया जब दोस्तों ये भी आ गया 1764 में, तो अंग्रेजों के दोस्तों एक पूरी तरह से भारत में मजबूत पांव जम गया। अब इन्हें निकालना किसी के बस की बात नहीं होती है। अब आता है दोस्तों आगे युद्ध होता है, हम फाइनली 1947 में अंग्रेजों को भारत से बाहर कर पाते हैं, सभी बहुत सारे लोगों के योगदान से। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा पैर मजबूत किया था दोस्तों भारत में, वो था हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जब हम लोगों ने युद्ध हारे, ये साल द्वितीय लोग हारे, तो इन्हें अंग्रेजों के यहाँ पे पूरी तरह से मतलब दीवानी मिल गई, सब कुछ मिल गई, अभी पूरी तरह पैसा आने लगा, सब कुछ व्यापार करने लगे, यहाँ तक कि फ्रांसीसी लोग भी हार गए। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह अंग्रेजों ने कर लिया कब्जा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की बात करेंगे, और हमारी जीएस की वीडियो आती रहेगी दोस्तों, आप बने रहे चैनल पे, और अपने दोस्तों में दोस्तों अच्छा लगेगा तो शेयर करिए। दोस्तों एक ऐसी बात है कि हमारा भारत इतने सालों तक गुलाम रहा, तो कैसे रहा, कहाँ पे कमियां हुई, ये सब हमें जानना चाहिए। और सिर्फ एग्जाम के व्यू से ही नहीं दोस्तों, सिर्फ एक जानने वाली बात है। तो दोस्तों ये अच्छा लगे तो अपने वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।